हाय एवरीवन, दिस इज सी सुगम जाजू एंड आज हम डिस्कस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये इनकम टैक्स और पीबीबीटी विच इज माय इकोनॉमिक लॉ पेपर 6D इलेक्टिव पेपर, उन दोनों का पार्ट है और ये वीडियो मैं एज पार्ट 5 ऑफ पीबीबीटी की जो मेरी सीरीज है उसके साथ अपलोड करूंगा। बट डोंट वरी, जो फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन है रूल 3 वो इनकम टैक्स में भी सेम टू सेम है और पीबीबीटी में सेम टू सेम है, तो हम दोनों साथ में कवर करेंगे। ठीक है, so fair market value, section 2 subsection 16 of PVPT Act. Fair market value in relation to property means a price that the property would ordinarily fetch on sale in open market value on the date of transaction. Basically fair market sale price. ठीक है, अगर आज मैं ये बोर्ड बेचने जाता हूं तो इसकी कीमत मुझे कितनी मिलेगी एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस एज रिड्यूस्ड बाय एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेल, तो उस प्राइस को मैं फेयर मार्केट वैल्यू मान लूंगा। लेकिन सबसेक्शन 2 वेयर द प्राइस रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 इज नॉट असर्टेनेबल, सच प्राइस एक्सक्यूज मी सच प्राइस एज मे बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विथ रूल 3। अब ये रूल 3 क्या है? रूल 3 ऑफ Act, the price shall be determined as follows: the price of unquoted equity share। ठीक है, अनकोटेड इक्विटी शेयर पे स्ट्रेस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मान लो अगर कोई मेरे पास सिक्योरिटीज है, लिस्टेड है, तो मेरे को फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाएगी एनएसई बीएसई से। अगर मेरी प्रॉपर्टी है उसका मैं वैल्यूएशन करा सकता हूं, अगर मेरा बुलियन है उसके मैं वैल्यूएशन करा सकता हूं, अगर मेरी पेंटिंग है उसका मैं वैल्यूएशन करा सकता हूं अलग से। बट अनकोटेड इक्विटी शेयर की इन्होंने मेथड दी है, उस हिसाब से अनकोटेड इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन किया जाएगा। द प्राइस ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर मतलब ऐसा इक्विटी शेयर जो लिस्टेड नहीं है, शैल बी हायर ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर्स डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड। ये वही है जो हम एसएफएम में करते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी। मेरा अगले 10 साल में इतना डिविडेंड आएगा, फिर मेरे 10 साल बाद में इतने पैसे वापस आएंगे, उन सबको मैं एक स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट पे आज के रेट पे लाता हूँ, टांगता हूँ पहले बेसिकली, तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। 3 मेथड दिए, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, और तीसरा उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया a प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी डिवाइडेड बाय पीई, राइट। a प्लस बी माइनस एल, ये दोनों है मेरी असेट्स, ये है मेरी लायबिलिटी, इंटू पीवी मतलब कि मैंने कितने कितने पोर्शन का निकालना है, मेरी कंपनी में शेयर्स कितने हैं। सो बेसिकली शेयर्स ओन्ड बाय मी, और ये पीई मतलब शेयर्स ओन्ड बाय सॉरी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। सो 3 चीजें हैं, या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से जो वो आया है प्राइस, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड, या फिर ये फॉर्मूला a प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी बाय पीई। इन तीनों में जो हायर है that will be my price, that will be my fair market value in case of unquoted equity share। okay, date of acquisition easily पता चल जाती है, discounted cash flow method ठीक है हम कर सकते हैं। अब a प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी बाई पी, ये हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इसमें a क्या है, व्हाट इज माय a? इट इंक्लूड्स बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड में जितनी भी बुक वैल्यू है वो सब, अदर देन बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इन्होंने कवर क्या किया, माय करंट एसेट। ठीक है, मोटा मोटा उन्होंने सिर्फ मेरा करंट एसेट इंक्लूड किया है। सो बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट एक्सेप्ट बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इन सबका ना मैं अलग से वैल्यूएशन कर सकता हूं। ठीक है, इन सबका मैं अलग से वैल्यूएशन कर सकता हूं। ऑल एसेट एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड इफ एनी लेस देन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड टू बी क्लेम्ड, और any amount shown as an asset
इंक्लूडिंग द अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर। सो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो इनकम टैक्स है उसे आप एडजस्ट कर दो, बेसिकली आपका प्रोविजन कितना बनता है, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सो जितना भी नेट आपको रिसीवेबल है या पेएबल है उसे आप प्लस माइनस कर लो। और सेकेंड बोल रहे हो डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगर मैं 10 साल के लिए डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं तो उसमें जो डिस्काउंट है उसमें 10 साल पीएनएल में राइट ऑफ करता हूं, तो और 10 साल उसे मैं होल्ड करता हूं बैलेंस शीट में। तो वो जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है ना, वो बोल रहा हूं उससे आपका असेट कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल में असेट है ही नहीं। ठीक है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कि वो मेरे असेट साइड में बैठा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली माय असेट, राइट। बी में वो क्या इंक्लूड कर रहा है? बी में क्या इंक्लूड कर रहा है जो ए में उसने एक्सक्लूड किया? The price of bullion, jewelry, precious stone, artistic work, shares, debentures, immovable property would ordinarily fetch on the sale in open market on the date of transaction. ठीक है, मतलब वो कितना पैसा आएगा अगर मैं आज बेचने जाऊंगा, तो हम वो निकाल लें, विच इज बाय रजिस्टर्ड वैल्यूज, जो यही काम करते हैं। देन लाइबिलिटी, अब मुझे लाइबिलिटी में क्या क्या कंसीडर करना है? बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स। वो बोल रहा है कि सारी पूरी लाइबिलिटी साइड में जितनी भी लाइबिलिटीज है सब ले लो, लेकिन नीचे जो दी है उसे एक्सक्लूड कर लो। क्या क्या? पेड अप कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, याद रखना इक्विटी को बॉक्स बना लो, यहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स उसने एक्सक्लूड करने की बात की है, मेरे प्रेफरेंस शेयर्स एक्सक्लूड करने की बात नहीं की है। अमाउंट सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। जो भी मेरा डिविडेंड पे होगा, ठीक है, जो भी मेरा डिविडेंड पे होगा उसे भी मैं एक्सक्लूड करूंगा ऑन बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी। सो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मुझे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एक्सक्लूड करना है, राइट। लेकिन अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो डिविडेंड देना है वो भी एक्सक्लूड करना है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जो डिविडेंड देना है वो भी एक्सक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड बेटा इज माय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। इट कैन आइदर बी इक्विटी, इट कैन आइदर बी प्रेफरेंस, बट डिविडेंड तो रहेगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही, इसलिए बोल रहे हैं हम डिविडेंड दोनों के लिए एक्सक्लूड करेंगे, और कैपिटल हम सिर्फ इक्विटी का एक्सक्लूड करेंगे। तीसरा, रिजर्व एंड सरप्लस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव। रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव मतलब कि वो मेरा एसेट बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी उसे इग्नोर करूंगा, तो बेसिकली मैं सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस इग्नोर करूंगा अदर देन दोज सेट टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन। ये हो गया एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, मतलब इंक्लूजन। मतलब वो बोल रहे हैं मैं लायबिलिटी में सिर्फ डेप्रिसिएशन रिजर्व इंक्लूड करूंगा, राइट। तो अगर मेरा दो रिजर्व है, मान लो एक जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व, एक है डेप्रिसिएशन रिजर्व, सॉरी यार माइंड में हैंडराइटिंग, तो जनरल रिजर्व में इंक्लूड नहीं करूंगा लायबिलिटी में, डेप्रिसिएशन रिजर्व में इंक्लूड करूंगा लायबिलिटी में, राइट। क्योंकि उन्होंने बोला है कोई भी रिजर्व इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन सिर्फ डेप्रिसिएशन रिजर्व इंक्लूड होगा। फोर्थ, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन other than amount of income tax paid, if any, less than the amount of income tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess of tax payable with reference to book profit in accordance with law applicable thereto। कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, मुझे भी नहीं, इस पॉइंट को छोड़ दो, अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ आ जाएगा प्रैक्टिकली। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग लायबिलिटीज अदर देन अ सर्टेन लायबिलिटी। ठीक है, ऐसा प्रोविजन जो बनाया है हमने फॉर मीटिंग एनी लायबिलिटी बट इट इज अदर देन अनसर्टेन लायबिलिटी। ठीक है, सॉरी अदर देन असर्टेन लायबिलिटी, तो हम उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सो बेसिकली प्रोविजन टुवर्ड्स अनसर्टेन लायबिलिटी विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग contingent liability other than arrears of dividend payable in respect of cumulative preference shares। ठीक है, contingent liability का हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अरियर्स ऑफ डिविडेंड है तो उसे इंक्लूड कर लेंगे। पीवीपी तो हमने बता ही दिया, ओके। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको डेफिनेशन, अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे। सो मैंने बैलेंस शीट दिखाई है एबीएस लिमिटेड की, उसमें हमें वैल्यूएशन करना है फॉर 10,000 शेयर्स। ओके, लेट्स डू इट।
आई होप मैंने जो भी बैलेंस शीट बताई एबीएस लिमिटेड की, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिया तो 5 सेकंड पीछे जाके ले लो। मैं बैलेंस शीट रीड आउट करता हूँ। मेरे फोन में वो बैलेंस शीट खोल रखी है, बस और कुछ नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 crores, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 3 crores, ज्वेलरी 5 crore, fair market value is 6 crore, shares of subsidiary company as per rule 11 UA, it says as per balance sheet price is 25 lakh, painting 1 crore 56 lakh, quoted shares 2 crores, current assets 70 lakh, advance tax 23 lakh, TDS deducted 2 lakh, debit balance of P&L 4 lakh, discount on issue of shares 9 lakh. ये हो गया मेरा deferred expenditure. Then coming back to equity share capital, 1 crore shares of rupees 10 each, preference share capital 19 lakh, workman compensation reserve 10 lakh, foreign exchange fluctuation reserve 18 lakh, sinking fund 15 lakh, depreciation 5 lakh, depreciation reserve, unsecured loan 30 lakh, secured loan 40 lakh, provision for taxation 20 lakh, provision on uncertain liability. ओके, असर्टन नहीं है, अनअसर्टन लायबिलिटी है 12 लाख, करंट लायबिलिटीज है 11 लाख, डिविडेंड पेएबल है 9 लाख. ओके, सो अब हम इसे करना शुरू करते हैं. पेन कहाँ पे रखी हो? सो फॉर्मूला क्या था याद है? ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी डिवाइडेड बाय पीई, राइट. सो अगर मैं 3 ऐसे कॉलम्स बना लेते हैं बेसिकली, है ना, तो इजी रहेगा. ए, ये बी, ये मेरा हो गया एल. लाइन में से सीधी आएगी नहीं तो मैं छोड़ देता हूं. सो ए बी एल हम एक एक करके तीनों चीजें कैलकुलेशन करते जाते हैं. ए में बेसिकली क्या आता है मेरा? एवरीथिंग अदर देन बुलियन, ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर, सिक्योरिटी, बेसिकली करंट एसेट वगैरह वगैरह ए में आते हैं. बी में आते हैं, फिर वो सब ए में आते हैं. बी में आते हैं जो हमने ए में छोड़ दिया, फिर लायबिलिटीज में आती है लायबिलिटीज. सो हम बैलेंस शीट असेट साइड से शुरू करते हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस तो वो हम लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच इज 3 crore. इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 crores. Then we have got jewelry, take it as 6 crores. Then shares of subsidiary company, ये होगी मेरी सिक्योरिटीज. इसका मैं एज पर 11 यूए के हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो लूंगा 20 लाख. देन पेंटिंग, इसका मैं फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा 1 crore. Then we have got quoted shares, इसका भी मैं फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा 1 crore 95 lakh. Then we have got current assets. करंट एसेट मेरे बी का पार्ट नहीं बनता, वो ए का पार्ट बनता है, राइट. ए में आ जाएगा मेरा करंट एसेट 70 लाख. Then advance tax, TDS, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, इसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल इसे हम कंसीडर नहीं करते, हमने देखा था इट शुड बी एक्सक्लूडिंग दैट. देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 9 लाख, इसे भी कंसीडर नहीं करते, हमने वहीं देखा था, वहां पे लिखा था डिफर्ड एक्सपेंडिचर हम एक्सक्लूड करते हैं. ओके, अब हम बैलेंस टैक्स का देखते हैं क्या है. तो ये बोल रहे कि एडवांस टैक्स जो है वो 23, कहां लिखूं मैं? यहां पे लिख दूं, नीचे लिख दूं. एडवांस टैक्स जो है वो 23 लाख का उनके पास जमा है, प्लस टीडीएस कटा है 2 लाख का. ओके, अब हमें एक्चुअल टैक्स देना कितना है? प्रोविजन ऑन टैक्सेशन से 20 लाख. पर अगर आप एडिशनल इन्फो में जाओ, हम वो पढ़ना भूल गए, एडिशनल इन्फो देखते हैं. डिविडेंड पेएबल ऑफ 9 लाख वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25 फरवरी. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स arrears of dividend of rupees 2 lakh payable on cumulative preference share. ठीक है, arrears of dividend on cumulative preference share. ठीक है, इसे स्टार बना के रखना. एंड provision of taxation is made in excess of 1 lakh. ओके, provision of taxation in excess of 1 lakh मतलब कि
प्रोविजन जो है वो 1 लाख से ज्यादा बनाया है, प्रोविजन बनाया कितना है 20 लाख, वो बोल रहे कि 1 लाख से ज्यादा बनाया है, मैंने मतलब मेरा एक्चुअल प्रोविजन आना कितना चाहिए था 19, राइट 19। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा एडवांस टैक्स इतना सरकार के पास जमा है 23, मेरा टीडीएस कटा है 2 लाख का, और मुझे भरना तो केवल जो मेरी लाइबिलिटी आएगी वो सिर्फ 19 आएगी, मतलब मेरे पास 25 माइनस 19 6 लाख का अभी भी असेट रहेगा। Are you getting it? ठीक है, 6 लाख मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीवेबल रहेंगे, राइट। तो मैं इनकम टैक्स को यहां पे 6 लाख जोड़ लेता हूं, ठीक है। और वही अगर मेरा लाइबिलिटी में चला जाता तो मैं लाइबिलिटी में जोड़ लेता, ठीक है। एक एकदम सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरे को रिसीवेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो मैं एसेट में जोड़ूंगा, अगर पेएबल है तो मैं लाइबिलिटी में जोड़ूंगा। ओके, ये सब कुछ हो गया। असेट की टोटल कर ले, असेट्स तो ही गए हमारे 76 लाख, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर लगेगा। बारह 15 12 करोड़ 15 लाख, और ये होगा मेरा 76 लाख। ओके, ये जो 6 लाख है ये यहां से आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है, तो अगर आपको याद है तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं करते, तो पहला जो है 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसे मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं इंक्लूड करता हूं क्या, पेज पलटा के देखो, हाँ करता हूं। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी 19 लाख। देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, रिजर्व के नाम से क्या था एक पॉइंट, उसमें लिखा था रिजर्व में कोई भी इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन अगर डिप्रिसिएशन का रिजर्व है तो मैं उसे इंक्लूड करूंगा, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इग्नोर, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व इग्नोर, सिंकिंग फंड अगेन अ रिजर्व इग्नोर, डेप्रिसिएशन रिजर्व हाँ मुझे इंक्लूड करना होगा 5 लाख। देन अनसिक्योर्ड लोन, ये तो आएगा ही भाई, कितना है 30 लाख। देन यू हैव गॉट सिक्योर्ड लोन, ये भी आएगा 40 लाख। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन 20 लाख, ये मैं ऑलरेडी असेट में कंसीडर कर चुका हूं, वापस यहां कंसीडर करने की गलती मत करना, ठीक है, इग्नोर इट। प्रोविजन ऑन अनअसर्टेन लायबिलिटी, अगर अनअसर्टेन है तो मैं इग्नोर करूंगा, अगर असर्टेन होती तो मैं यहां इंक्लूड करता, लेकिन ये अनअसर्टेन है इसलिए मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। करंट लायबिलिटीज को मुझे इंक्लूड करना होगा, कितनी है करंट लायबिलिटीज 11 लाख की। डिविडेंड पेएबल मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ओके, सो एक और बार रिवाइज करा दूं, अगर मेरा शेयर कैपिटल की बात है तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं करूंगा, प्रेफरेंस शेयर का इंक्लूड करूंगा। लेकिन अगर डिविडेंड की बात है तो मैं ना प्रेफरेंस का करूंगा ना इक्विटी का करूंगा, दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, लेकिन अगर आप सेकेंड पॉइंट देखो एडिशनल इन्फो का, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इंक्लूड अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑफ 2 लाख पेएबल ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके, सो अगर आपको याद है तो मैं डिविडेंड वापस एक्सक्यूज मी, मैं वापस रिपीट करता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात है तो मैं इक्विटी कंसीडर नहीं करूंगा, प्रेफरेंस कंसीडर करूंगा। डिविडेंड की बात है करंट ईयर का तो मैं कुछ भी कंसीडर नहीं करूंगा, करंट ईयर का डिविडेंड ना इक्विटी का ना प्रेफरेंस का। लेकिन अगर प्रेफरेंस का क्यूमुलेटिव डिविडेंड है तो उसे मुझे कंसीडर करना होगा। सो ये बोल रहा है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इंक्लूड अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑफ 2 लाख पेएबल ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब यहां पे अनअसर्टेन लायबिलिटी में आ जाएगी, तो यहां पे प्रेफरेंस
शेयर डिविडेंड क्यूमुलेटिव 2 लाख। ये मुझे लायबिलिटी का पार्ट बनाना पड़ा, लेकिन जो मेरा करंट ईयर का डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर में मैंने वो कंसीडर नहीं किया। रीजन ये क्यूमुलेटिव था, इसलिए मुझे इसे कंसीडर करना पड़ा। अगर ये क्यूमुलेटिव नहीं होता तो मैं इसे भी भाव नहीं देता। राइट, अब आ गई हमारी लायबिलिटी की भी टोटल। तो ये कितनी आएगी? 19 लाख, 5 लाख, 70 लाख, 11 लाख, 2 लाख, 10 लाख 70,000 चेक 19 लाख। ओके, 1,07,00,000 ये आ गई मेरी लायबिलिटी की टोटल। ओके, मुझे वैल्यूएशन कितने का करना है? सिर्फ 10,000 शेयर्स का। तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, यहां लगाता हूं, यूज कर लेता हूं ब्लू, a प्लस बी माइनस एल, ए प्लस बी माइनस एल इंटू पी वी बाय पीई। ओके, ये कितना है मेरा? 76 लाख प्लस 12.15 लाख, 76.76 प्लस 12.15 माइनस, ठीक है 0.76 मैंने करोड़ में ले लिया, 76 लाख 1.07 इंटू वैल्यूएशन मुझे कितने का करना है? 10,000 शेयर्स का सिर्फ। ठीक है, मैंने अलग से बड़ा फॉन्ट करके अलग फॉन्ट करके अलग कलर में लिखा है 10,000 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, मतलब कि 1 लाख। 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1 करोड़ शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 करोड़। हाँ, 10 करोड़। ओके, तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इंटू 10,000, 1 लाख। तो ये आ जाएगा मेरा 1,18,400। ये हो गया मेरा वैल्यूएशन एज पर रूल 11 यूए और रूल 3 ऑफ पीवीपीटी एक्ट। ये कितने के लिए है? ऑफ 10,000 शेयर्स। ये 10,000 शेयर्स का वैल्यूएशन है 1,18,400। सो मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं। इनकम टैक्स का कैलकुलेशन 23 लाख मैंने एडवांस टैक्स जमा किया था, 2 लाख मेरा टीडीएस कट चुका है, और मेरी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 19 लाख। ये मैंने 19 लाख कैसे निकाला? मैंने प्रोविजन बनाया 20 लाख का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे बताया था कि प्रोविजन जो बनाया वो 1 लाख से ज्यादा बनाया है, मतलब मेरा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी रहेगी 19 लाख। तो मतलब मेरा 6 लाख रुपए सीधा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीवेबल, ये आ गया मेरा 6 लाख रुपए एज माई रिसीवेबल। उसके बाद में जो थी मेरी करंट एसेट बैलेंस शीट में दी है 70 लाख की, तो ये बन गया मेरा ए पार्ट विच इज 76 लाख। कमिंग बैक टू बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है, एसडीवी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन लूंगा। ज्वेलरी अगेन मैं फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन लूंगा 6 करोड़। 11 यूए के हिसाब से सब्सिडरी के शेयर्स का वैल्यूएशन दिया 20 लाख, मैं वो लूंगा, बैलेंस शीट वैल्यू नहीं लूंगा। पेंटिंग की अगेन मैं फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा 1 करोड़। कोटेड इक्विटी शेयर की भी मैं फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा 19,50,000। ये सब मिला के आ गया मेरा 12,15,000। इसमें मैंने डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल इग्नोर किया क्योंकि वो मेरा एक्चुअल में एसेट है ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट है। एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसे भी इग्नोर किया क्योंकि वो भी मेरा एक्चुअल में एसेट नहीं है, वो बस अकाउंटिंग की वजह से मेरे एसेट साइड में आके बैठा है। कमिंग बैक टू प्रोविजन, कैपिटल के केस में मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को इग्नोर करूंगा, प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर करूंगा।
डिविडेंड मैं ना इक्विटी शेयर का लायबिलिटी मानूंगा ना प्रेफरेंस शेयर का लायबिलिटी मानूंगा, लेकिन अगर वो मेरा डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर का है वो क्यूमुलेटिव डिविडेंड है तो मैं उससे मेरी लायबिलिटी का पार्ट मानूंगा, विच इज 2 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 3। ओके, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैंने कंसिडर किया, मैं कोई भी रिजर्व को मेरा लायबिलिटी नहीं मानूंगा एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन रिजर्व। तो मैंने डेप्रिसिएशन रिजर्व 5 लाख लायबिलिटी बताई। अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, ये तो मेरी लायबिलिटी रहेगी ही। करंट लायबिलिटी भी मेरी लायबिलिटी रहेगी ही। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन को मैं यहां 19 लाख में कवर कर चुका हूं तो मैं यहां रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद में प्रोविजन ऑन अनअसर्टेन लायबिलिटी, अनअसर्टेन लायबिलिटी है इसलिए मैं इसे यहां से भी एक्सक्लूड करूंगा। लेकिन हाँ, अगर ये प्रोविजन ऑन असर्टेन लायबिलिटी होती ना तो मैं यहां पे अमाउंट लिखता। हाल क्योंकि ये अनअसर्टेन है इसलिए मैं इसको यहां पे नहीं लिखूंगा। ओके, करंट डिविडेंड पेबल 9 लाख उन्होंने बोला है करंट ईयर में, क्योंकि 25/2/2021 को डिक्लेयर हुआ है तो वो उसे मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो इस तरह से लायबिलिटी की वैल्यू आ गई मेरी 1,07,00,000। उसके बाद में मैंने ए प्लस बी माइनस एल, दिस प्लस दिस माइनस दिस इनटू वैल्यूएशन कितने करना था 10,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय मेरा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़, वो कैलकुलेशन किया तो वैल्यू है 1,18,400। ओके, सो गाइज ये है न्यूमेरिकल। रिक्वेस्ट करता हूं लॉ के पेपर में ये मत सोचना थ्योरी है तो मैं कैलकुलेटर नहीं लेके जाऊंगा, लेके जाना, क्वेश्चन आ सकता है। एंड इनकम टैक्स में तो एनीवेज लेके जाओगे। सो हियर वी कम्स टू एन एंड, ऑफिशियली पीबीपीटी का भी एंड होता है और रूल 11 यूए ऑफ इनकम टैक्स आपने वो भी सीख लिया। सो अगेन सेम वही लाइन बोलूंगा, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड share. Okay, thank you. Bye bye.